हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का और उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है द क्राइसिस इन स्टेट स्पेंडिंग। तो स्टेट की स्पेंडिंग में क्या क्राइसिस है। तो स्पेशली ये जो आर्टिकल है जो फ्री बी पॉलिटिक्स है या फिर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है या फिर जो न्यू वेलफेयरिज्म है। तो न्यू वेलफेयरिज्म में क्या है, आपकी जो स्पेंडिंग की जाती है वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल गेन के लिए लोगों को जैसे डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया और ऐसे चीज़ों में स्पेंड किया जिससे लोगों जो वोटर्स है उनको ल्यूर किया जा सके, उनको लुभाया जा सके वोट लेने के लिए। और उससे क्या होता है, जो एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स बनाने का जो गोल रहता है स्टेट का वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है और उससे लॉन्ग टर्म में देश को नुकसान पहुंचता है। तो इसमें स्पेशली जो प्रोलिफरेशन ऑफ फ्री बीज है, फ्री बीज में सब्सिडीज़ एंड ट्रांसफर्स, तो ये क्या है फॉर शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, क्राउडिंग आउट हो जाता है एसेंशियल एक्सपेंडिचर का। तो क्राउडिंग आउट का मतलब क्या हो गया कि जब हम सस्ते में चीज़ों को देंगे, सब्सिडी देंगे जिनका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं रहेगा, तो उसमें जो पैसा बर्बाद होगा इट मीन्स वो पैसा किससे कट गया है, एसेंशियल एक्सपेंडिचर से। एसेंशियल एक्सपेंडिचर क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे लोगों का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल है जो वो बनेंगी। क्योंकि एक देश जो है वो डेवलप होने के लिए हर तबके के लोगों के पास एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी इसमें अगर फर्दर हम देखें तो ये आर्टिकल बात करता है अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म इम्बैलेंस। तो फिस्कल फेडरलिज्म में क्या इम्बैलेंस देखा गया है। तो अभी हम अगर देखें जो सब्जेक्ट्स है, जैसे हेल्थ जैसे सब्जेक्ट है ये आपके स्टेट के पास है। एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट जो है नो डाउट कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन इसमें भी स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल सर्विसेज जो होती है वो स्टेट के पास ज़्यादा होती है। तो स्टेट को अभी क्या है, स्टेट में जो भी पार्टी पावर में आना चाहेंगी वो सिर्फ आपके हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉमिस करके ही इलेक्शन नहीं जीत सकती है। उनको शॉर्ट टर्म के लिए वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री बीज देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो उस पार्टी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, लेकिन देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान है। तो इसीलिए क्या है, जो देश का क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी खराब दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें किस तरीके से डिटोरियोरेशन ऑफ क्वालिटी स्पेंडिंग हो रहा है वो अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो एजुकेशन में नेग्लेक्ट देखी गई है कि स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन इट इज़ बेयरली 2.5% ऑफ द जीडीपी, जो धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते 2.2% तक भी आ चुका है, जो काफ़ी एक आपका निगेटिव ट्रेंड दर्शा रहा है। जबकि आपके एजुकेशन में अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बारे में बात करें तो उसमें सजेशन है बाय कस्तूरी रंगन कमेटी की 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करना है, तभी हम बेटर ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिक्रूटमेंट में हम फ्रीज देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है स्पेशली आपकी सरकारी स्कूल में जो टीचर का रिक्रूटमेंट है उसमें रेगुलर ट्रेंड टीचर का जो रिक्रूटमेंट है उसको स्टॉप कर दिया गया है और अनट्रेंड गेस्ट टीचर्स को बुलाया जाता है ताकि स्पेंडिंग में कट की जा सके, स्टेट का जो पैसा है वो बचाया जा सके, ताकि फ्री भी जैसे चीज़ों में हम और ज़्यादा सरकार जो है वो एक्सपेंड कर सके। इसके बाद और एक प्रॉब्लम क्या देख सकते हैं कि हमारे देश में जो इलीट है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है तो वो क्या करते हैं, सरकारी या फिर पब्लिक सिस्टम जो भी है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उससे एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो उस पैसे से वो क्या कर सकते हैं, बेटर हेल्थ क्वालिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज को अटेन कर सकते हैं बाय स्पेंडिंग और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो पोर है वो उसको छोड़ दिया जाता है डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ को एक्सेस करते रहने के लिए। तो इससे क्या होता है, फ्यूचर जो आपकी इनकम इनइक्वालिटी है वो और एग्जाजर्बेट हो जाती है।
किस तरीके से एग्जैजर्बेट होती है, जब जो रिच है वो एग्जिट करेंगे और वो बेटर प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी लेंगे तो उनकी क्वालिटी लाइफ बढ़िया रहेंगी, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा क्योंकि अच्छा एजुकेशन सिस्टम से उन्होंने एजुकेशन लिया है। और इससे क्या है, इन फ्यूचर जो सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे, कॉलेज से पढ़ेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ जो रहेगी, ह्यूमन क्वालिटी, वो काफ़ी पोर रहेगी। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी भी रहेगा सरकारी स्कूल का, कॉलेज का, वो भी काफ़ी कम रहेगा। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना है, उसको उसका उसके लिए हमें आपके जो फ्रीबी है उसको घटाना ज़रूरी है। तो अभी इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ देखें सेफगार्ड्स या फिर फेलियर्स, तो आर्टिकल जो 293 सब क्लॉज 3 है, इसमें स्टेट के लिए ये एक बाधा भी है कि स्टेट अगर लोन लेना चाहे, बोरो करना चाहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको बोरो करने के लिए सेंटर का परमिशन लेना ज़रूरी होता है और सेंटर परमिशन नहीं देती है तो वो बोरो नहीं कर पाते हैं। तो ये फिजिकल डिसिप्लिन के लिए रखा गया था ताकि जो स्टेट है वो फिजिकली इनडिसिप्लिन ना हो। ओके, आपकी हर किसी भी हिसाब से लोन ले लेंगे, फिर आपके समझ लीजिए कि सब्सिडी में ज़्यादा खर्च कर दिया तो उसको चुका नहीं पाएंगे, बाद में यूनियन के ऊपर जो है दबाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्लॉज जो है वो रखा गया है। फिर इसमें यूनियन का भी हम फेलियर देख सकते हैं। तो यूनियन का फेलियर में स्पेशली जो आपके यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फेल टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स बोरोइंग लिमिट्स टू कब ऑफ बजट बोरोइंग बाय द स्टेट। तो अभी स्टेट क्या करती है, ऑफ बजट जो बोरोइंग है वो करती है। जैसे समझ लीजिए स्टेट के अंदर ही डिफरेंट तरीके से बोरो कर सकती है, जैसे आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनसे बोरो कर सकती है या फिर कोई बॉन्ड निकाल के बोरो कर सकती है। तो उनको सेंटर जो है कर्व करने में फेल रही है। फिर इसमें आपका एक डेवलपमेंट वर्सेस नॉन डेवलपमेंट का जो फैलेसी है, तो पहले ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के हिसाब से था। तो अभी प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या है, जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है जिसको आपके ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, रेलवे बनाने में वगैरह वगैरह में खर्च की जाती है। तो उसमें अभी जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो कौन सा है, जो आपकी मियर कंजम्पशन के लिए यूज़ की जाती है, जो रिकरिंग स्पेंडिंग है। तो उनके बीच में जो आपकी एक क्लियर लाइन है वो आपकी एम्बिग्विटी है उसमें, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एरा में देखें तो आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 को इसीलिए लाया गया था ताकि स्टेट आपकी जो बोरोइंग है वो ध्यान से करे और सेंटर उसमें नज़र रखे ताकि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बजाई रखी जा सके। फिर 12th फाइनेंस कमीशन का देखें तो उन्होंने रेकमेंड किया था यूनियन को मूव अवे फ्रॉम मीडिएटिंग स्टेट डेट, कि स्टेट जो डेट कलेक्ट करती है उसमें ज़्यादा इंटरमीडिएट नहीं करना चाहिए, स्टेट को लेट स्टेट बोरो डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट ताकि स्टेट का जो कैपेसिटी है वो बढ़े। फिर एफआरबीएम एक्ट जो है 2003 में आया था, ये क्यों आया था, ताकि फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। तो इसमें कैप लगा दिया गया था कि जो जीएसडीपी होता है स्टेट का उसका 3% ही सिर्फ फिस्कल डेफिसिट रख सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रख सकेंगे। तो स्टेट को क्या है, ये ध्यान रखना होगा कि 3% से ज़्यादा ना जाए, लेकिन ये अभी 3% से ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है, जब स्टेट आपकी ज़्यादा बोरो नहीं कर सकती है और इधर स्टेट को जो चला रहा है जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी जो सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग है उसमें आपकी कट कर देंगी और पॉपुलिस्ट सब्सिडी को बरकरार रखेंगी क्योंकि उनको पावर में रहना होता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो लिमिट है इसको थोड़ा बढ़ाना है ताकि जो पार्टी गवर्नमेंट में आए वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सके। और 2014 के बाद नया ट्रेंड अगर देखें तो न्यू वेलफेयरिज्म आया है। तो इसमें न्यू वेलफेयरिज्म में ऑलरेडी मैंने बताया कि टैंजेबल प्राइवेट गुड्स देना, जैसे गैस सिलेंडर देना, टॉयलेट देना, कैश ट्रांसफ़र देना। तो ये क्या करता है, इमीडिएटली इलेक्टोरल डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड कर देता है एक पॉलिटिकल पार्टी को और वो इलेक्शन जीत जाती है। ओके, तो इसमें चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू क्या है, अपॉर्चुनिटी एक कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी लेने हम जब जाते हैं तो दूसरा जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको खो देते हैं। जैसे फ्री बी से क्या है, वोट बैंक तो मिल जाता है, लेकिन उससे क्या कंप्रोमाइज़ हो जाता है, बिल्डिंग स्कूल्स, रोड एंड हॉस्पिटल। फिर एक इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी देखी जाती है कि इस जनरेशन में लोन लिया था उनको फ्री बी देने के लिए, वो फ्यूचर जनरेशन चुकाएंगी।
और फ्यूचर जनरेशन में सोशल अनरेस्ट भी आएगा, क्योंकि उनको ना स्कूल मिलेगा, ना अच्छा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जो पास्ट में पॉपुलिस्ट स्कीम था उसमें जो लोन लिया था उसके लिए। तो इसीलिए क्या है, जो स्टेट की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इरोड होने लगेंगी, और इससे क्या है, आपकी एक प्रॉब्लम बढ़ने लगेंगी। और डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस भी देखा गया है, जैसे एक्सेसिव सब्सिडी, फ्री पावर देने से मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। ओके तो मार्केट डिस्टॉर्ट होता है, जो मार्केट है उसमें कंपटीशन नहीं रहता है, इनोवेशन नहीं रहती है। फिर फ्री पावर देने से जो आपके खेती करने वाले हैं उनको लगता है कि पावर फ्री है, तो वो मोटर को एनी टाइम चला के रखेंगे, तो उससे ग्राउंड वाटर का डिप्लीटेशन अर्थात इकोसिस्टम के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने ऑलरेडी बताया है, क्राउडिंग आउट क्या है, आर्टिकल 293 क्या है। डायमेंशन में देखें तो सोसाइटी में हम अगर देखें तो ब्रेक डाउन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम हम देख सकते हैं, इससे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखें तो पॉपुलिज्म ज़्यादा बढ़ रही है, हर पार्टी जो है फ्री भी दे के इलेक्शन जीतना चाहती है। लीगली देखें तो FRBM एक्ट के अधीन जो 3% का टारगेट है उसको फुलफिल करना है। एथिकली अगर देखें तो क्या ये सही है कि आज के जनरेशन को फ्री भी देने के लिए जो लोन लिया जा रहा है उसका लोन फ्यूचर जनरेशन चुकाए। इंटरनेशनली देखें तो हम श्रीलंका, वेनेजुएला का कोलैप्स जो है वो देख सकते हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। इकोनॉमी में देखें तो इस तरीके से जब आपकी फ्री भी दी जाएंगी तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एक्सेट्रा डेवलप नहीं होगा। बाकी आप NCERT से क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, और प्लस सिलेबस के कौन से पार्ट से लिंक्ड है वो भी इसमें दिखाया गया है। तो हर पार्ट से ये लिंक है, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एथिक्स एक्सेट्रा। अभी वे फॉरवर्ड में क्या है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, एम्पावर करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि फ्री बी के ऊपर एक कैप लगाई जा सके। एक्सपर्ट पैनल बनाना है विद RBI एंड नीति आयोग की, ये जो भी फ्री बी दी जाती है उससे इकोनॉमी में किस तरीके से मैक्रो लेवल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। देन हम फिस्कल रिफॉर्म में देखें तो FRBM एक्ट को और स्ट्रेंथन करना है, टारगेट के अंदर ही रखना है। फिर टारगेटेड वेलफेयर देना है, कंडीशनल कैश ट्रांसफर करनी है, जितना डेवलपमेंट होगा उतना आपका ट्रांसफर होते जाएगा। रेवेन्यू एनहेंसमेंट करना है, स्टेट का जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना है, रिड्यूस करना है नॉन मेरिट सब्सिडी को ग्रेजुअली। एक अवेयरनेस लानी भी ज़रूरी है वोटर के अंदर कि फ्री बी लेके उनका भविष्य जो है वो नहीं सुधरने वाला है। देन यूनियन एंड स्टेट के बीच में एक आपकी कोऑर्डिनेशन लानी है, स्पेशली थ्रू फाइनेंस कमीशन। फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो है वो लेना है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके तो नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अ वर्डिक्ट दैट इज एन एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल फ्रिक्शन। तो क्या वर्डिक्ट आया, क्या जुडिशियल फ्रिक्शन है, वो हम अभी देखेंगे इसमें। तो इसमें स्पेशली दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो पहला तो है जो 143 आर्टिकल 143 के तहत जो 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था, 14 क्वेश्चंस को दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, किया कि जो 8 अप्रैल का जजमेंट था 2025 का तमिलनाडु का केस में, तो उसमें 3 महीने का टाइम बांध दिया गया था फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो क्या ये सही था? तो इसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उन्होंने अपने जजमेंट को रिवर्स कर दिया है, और जो टाइमलाइन है उसको आपका हटा दिया है। ओके जो आर्टिकल 142 के तहत टाइमलाइन दिया गया था 3 महीने का टू डू कंप्लीट जस्टिस, उसको हटा दिया गया है। और ये कहा गया है कि इनडेफिनेट डिले सही नहीं रहेगा, उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो अभी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को आपके जो ऑनरेबल जुडिशरी थे उन्होंने इसको तोड़ा था, लेकिन तोड़ने के बाद क्या है, फिर इसको रिवर्स कर दिया। तो ये भी एक मुद्दा बन के आ जाता है कि आपकी जो जुडिशरी है वो ऐसा कुछ डायरेक्शन दे सकती थी पार्लियामेंट को कि रिफॉर्म करके एक पर्टिकुलर टाइमलाइन जो है वो बांध दिया जाए। तो इसमें अगर हम 10th शेड्यूल को, फिर से ये एक मुद्दा हो गया, फिर 10th शेड्यूल का जो मुद्दा है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसमें अभी क्या है, स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि डिफेक्शन हुआ है या नहीं। तो उसमें क्या है, उसमें भी टाइमलाइन नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 3 महीने का ऐसा कुछ टाइमलाइन था, लेकिन उसको एक सजेशन की तरह ही दिया था। जिस तरीके से आपके तमिलनाडु जो गवर्नर केस था उसमें जिस तरीके से स्ट्रिक्टली टाइमलाइन दिया था, उस तरीके से स्पीकर को टाइमलाइन नहीं दिया था। तो ये भी एक मुद्दा है कि जो डिफेक्शन के केसेस है उनको क्या है, एक टाइम के अंदर देखना ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या करता है, डेमोक्रेसी के ऊपर एक टेंट रह जाता है।
आर्टिकल 200 ऑलरेडी मैंने बोला कि गवर्नर का जो पावर है टू वीटोल एसएन, टू एक्सरसाइज पॉकेट वीटो, जिसको लेके पूरा मुद्दा आया। ओके, तो इसमें अभी आयरनी ऑफ द वर्डिक्ट क्या है, जो वर्डिक्ट आपका मतलब जो वर्डिक्ट आया कि जो 3 महीने का समय है उसको हटा दिया गया, तो इससे अभी क्या है, गवर्नर जो है फिर से एम्पावर हो गए हैं कि वो ब्लॉक कर सकते हैं इलेक्टेड स्टेट असेंबलीज को, अंडरमाइन कर सकते हैं फेडरलिज्म को एंड डेमोक्रेसी को। ओके, तो इसमें जो जजमेंट है उसका थोड़ा बहुत आप एक क्रिटिकल एनालिसिस देख सकते हैं, क्योंकि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है बाय द गवर्नर, क्योंकि गवर्नर को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करना है। इट मीन्स जो चुनी हुई गवर्नमेंट है स्टेट की, उन्होंने अगर कुछ बिल पास किया है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि 3-6 महीने के अंदर उसको क्लियर कर देना है, लेकिन उसको सालों साल पेंडिंग रखा गया है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो आइडिया है उसको किसने दिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, टू एडहेयर द प्रिंसिपल दैट आर एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो बाकी 1948 में BR अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात किया था। 10th शेड्यूल जो है वो 1985 में आया डिफेक्शन को दूर करने के लिए। कि हो तो जो होलोहान केस है उसमें आपका स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं दिया था, लेकिन ये कहा था कि जो डिफेक्शन के केसेस है उसमें जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। फिर एक कैशम सिंह केस जो था 2010, उसमें एक 3 महीने का समय दिया था कि डिसाइड करना है विदिन 3 मंथ, लेकिन ये एक सजेशन था, नॉट अ स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, और रिसेंट ट्रेंड अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है उनके जो गवर्नर है वो काफ़ी पार्टीजन जो रोल है वो प्ले करते हैं। इसमें अगर चैलेंजेस देखें इन दोनों ही इशू से लेके, एक गवर्नर, दूसरा स्पीकर का जो रोल है रिगार्डिंग डिफेक्शन, तो बायस देखा जाता है और एक डिस्क्रिशन देखा जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, जो सही नहीं है। फिर एक प्रोसीड्यूरल डिले एंड लैक ऑफ टाइमलाइन देखी जाती है कि कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है बिल पास करने के लिए और डिफेक्शन को डिसाइड करने के लिए। मार्जर का एक लूपहोल देखा जाता है कि अगर एक पार्टी है उसके 2/3 मेंबर 66% मेंबर अगर मर्ज करते हैं दूसरे पार्टी के साथ, तो उसको डिफेक्शन की तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन ये भी एक शॉर्ट ऑफ क्या है, डिफेक्शन ही है। बाकी फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें डिसेंट को सप्रेस किया जाता है। तो समझ लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है, उसका जो MLA या फिर MP है, तो पार्टी के द्वारा जो व्हिप दिया जाएगा उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकता है। उसका खुद का अगर कोई ओपिनियन रहा तो वो नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो उससे क्या है, उसका आपका उसको पार्टी से डिफेक्शन के नाम पे निकाल दिया जा सकता है। तो ये डेमोक्रेसी को क्या करता है, वीक करता है। फिर एक जुडिशियल रिलक्टेंस भी देखी जाती है, जैसे 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जुडिशरी ने अपना रिलक्टेंस जो है वो दिखाया। फिर हॉर्स ट्रेडिंग जो है, MLA MP खरीदना बेचना, ये भी एक हमारे देश की डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है जिसको लेके कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है। ओके, और जो स्मॉलर पार्टी है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है, क्योंकि उनके 2/3 मेंबर इजीली डिफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो एक्सप्लेनेशन है की टर्मिनोलॉजिस्ट ऑलरेडी बताया है। वे फॉरवर्ड में क्या है, इम्पोज करना है टाइमलाइन को डिफेक्शन के केसेस में भी और देन गवर्नर के केस में भी। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स बनानी है ताकि डिफेक्शन के चार्जेस को देखा जा सके। जो लूप होल्स है उनको बंद करने हैं। मार्जर का जो प्रोविजन है 2/3 मार्च कर सकते हैं उसको हटाना है। लिमिट करना है मिनिस्टरियल अपॉइंटमेंट को कि जो डिफेक्ट कर रहा है उसको इन फ्यूचर मिनिस्टरियल पोस्ट नहीं मिलेगा। प्रमोट करना है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को, कि पार्टी के अंदर ही हर जो मेंबर है उनका डिसेंट का पावर उनके पास होना चाहिए। जुडिशरी को और एक्टिवली जो रोल है अपना प्ले करना ज़रूरी है। तो ये जो सजेशंस है हम लिख सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से बाकी और भी जो आर्टिकल है उसको भी इसमें मेंशन किया गया है, जो इसी तरीके से आपको देखना है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको हर जो आर्टिकल है जो रेगुलर आता है उसमें से 2-3 आर्टिकल समझाऊँ और बाकी आर्टिकल आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है उसका पूरा निचोड़ आपको दिया है। जैसे चाइना के ऊपर जो भी आया है ट्रेड को लेके, तो उसमें मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट दिया है। उसके बाद इसका क्या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा है, देन इसमें क्या चैलेंजेस है, देन इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है जो टर्मिनोलॉजी से समझने के लिए, फिर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस क्या है, डायमेंशंस क्या रहेंगे इसके, NCERT क्या पढ़ेंगे आप, देन सिलेबस से क्या लिंकेजेस है, एंड देन वे फॉरवर्ड। तो इसी तरीके से बाकी हर आर्टिकल को हमने इसमें निचोड़ उसका रखा है। ओके, आई होप चीज़ें आप अपने और से भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।